न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कहने को तो ये अच्छा लगता है, मगर नेता जब तक चुनाव हार न जाए इसे कहता नहीं है। चुनाव हारने से पहले या जीतने से पहले जिस तरह के दांव पेच अख्तियार किए जाते हैं, ये चुनावी राजनीति को रोचक भी बनाता है और भयभीत भी बनाता है। आज बात करेंगे अंता उपचुनाव के बहाने राजनीति के साम दाम दंड भेद पर कि नेता चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। अंता उपचुनाव में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है और उष्मा भी बढ़ती जा रही है। अभी अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के पास उनके पिताजी के नाम, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है नरेश मीणा को जान से मारने की। उनकी पत्नी को कहा गया है कि विधवा हो जाएंगी। ये पत्र स्पीड पोस्ट से भेजा गया है और बूंदी में विजय सिंह नामक व्यक्ति ने भेजा है, ऐसा उस पते पर लिखा है। वो पता सही है या गलत है हम नहीं जानते, मगर क्या अंता उपचुनाव में रोहित गोदारा की भी एंट्री हो रही है पता नहीं। सत्यता क्या है ये हम नहीं कह सकते, मगर जिस तरह से ये उपचुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यकीन मानिए अब तक के सारे साम दाम दंड भेद के हथियार इस्तेमाल में लाए जाएंगे। प्रमोद जैन भाया जैन समुदाय से हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले समुदाय से हैं, मगर भरत सिंह उनके बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। नरेश मीणा उग्र स्वभाव के हैं और बर्दाश्त उनसे कुछ होता नहीं है। उधर बीजेपी सियासी गोटी बिछाने में बेहद शातिर और माहिर है। अब जिस तरह से ये उपचुनाव आगे बढ़ रहा है, मैंने पहली बार देखा है कि किसी चुनाव अधिकारी ने किसी यूट्यूबर को ये नोटिस भेजा है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसमें आपकी खबर एक तरफा हो रही है। आदिवासी समाचार नाम से कोई यूट्यूबर है, समाचार प्रकाशित करता है, मगर एसटी वोटों से किसे डर है और किसने शिकायत की चुनाव अधिकारी को, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, मगर खबरें जो होती हैं वो देखने वाले के नजरिए से एक तरफा या दो तरफा होती हैं। कोई निरपेक्ष मांगता है, कोई सापेक्ष मानता है। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी को क्या या चुनाव अधिकारी को क्या बुरा लगा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रमोद जैन भाया को बुरा लगा है आदिवासी समाचार पत्र के खबरें, पता नहीं। अब देखिए, नरेश मीणा के लोग तो प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि ये भाया का वोट काट रहे हैं। अब यह भी कह सकते हैं कि भाया धमकी दिलवा रहे हैं, क्योंकि भाया के लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। ये आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। उधर बीजेपी का प्रचार बेहद धीमा चल रहा है। वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, मगर प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मैडम कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकती हैं, पर मैडम ये देख रही हैं कि चुनाव बीजेपी हार जाए तो बेहतर होगा या जीत जाए तो बेहतर होगा, हमारे लिए क्या बेहतर होगा। मगर उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार चुनाव प्रचार में मोरपाल सुमन के लिए लगे हुए हैं। देखिए, बीजेपी का चुनाव प्रचार आपको हल्का दिख रहा हो, मगर उनका वोट बैंक सॉलिड होता है और उस वोट बैंक को चाह कर भी कोई पार्टी छीन नहीं सकती है। ये उनकी एक पूंजी अलग तरह की होती है। अब उसमें जुड़ता है कुछ नया वोट बैंक, तो वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। पर बड़ा दिलचस्प, आज हमने एक खबर पढ़ी कि 12 जिले के ही रहने वाले हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जो धाकड़ समाज से हैं और धाकड़ समाज
का वोट बड़ी संख्या में है अंता में, और उसी तरह से दलित समुदाय से हैं, 12 जिले के ही रहने वाले हैं, अटरू के दोनों रहने वाले हैं मदन दिलावर। इन दोनों को अंता उपचुनाव में कोई ड्यूटी नहीं दी गई है, इसलिए कि वो इलाका महारानी वसुंधरा राजे का है और उस इलाके में यानी महारानी के आंगने में इनका क्या काम है। पर उनके लोग चुन चुन कर लगाए गए हैं जो वसुंधरा राजे के विश्वस्त सिपह सलार हैं, जो चुनाव में घूमकर भी दगा नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से कह रहे थे अशोक चांदना कि जातिगत गणित से चुनाव नहीं जीते जाते, नहीं हारे जाते, मगर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने नेता उतारे हैं। मसलन गुर्जर समाज को ध्यान में रखते हुए अशोक चांदना उतरे हुए हैं, प्रहलाद गुंजल भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शकुंतला रावत को भी उतारा गया है। उसी तरह से दलित समाज को देखते हुए सीएल प्रेमी को प्रभारी बनाया गया है, वहां पर ममता भूपेश बैरवा को बनाया गया है, पानाराम मेघवाल को उतारा गया है, जाट समाज के वोट बैंक को देखते हुए शिखा बराला को उतारा गया है, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सारिका सिंह, अब वो पता नहीं कितना इफेक्टिव हैं, कैसे बनी हैं ये नहीं जानता मैं, मगर उन्हें भी वहां पर प्रभारी बनाया गया है। अभिषेक चौधरी को भी बनाया गया है युवक कांग्रेस के नेता के रूप में वहां पर। तो कांग्रेस जो है वो जातिगत समीकरण को बैठा रही है, मगर कितना सफल हो पाता है पता नहीं, क्योंकि नरेश मीणा के लोगों का कहना है कि भले ही प्रहलाद गुंजल आ जाएं, अशोक चांदना आ जाएं, शकुंतला रावत आ जाएं, गुर्जर समुदाय के युवाओं का बड़ा वोट बैंक उनके पास है। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि दलित समुदाय के अलावा गुर्जर समुदाय वहां पर काफी निर्णायक भूमिका में रहेगा, इसीलिए इतने नेता कांग्रेस ने लगा रखे हैं। और बीजेपी भी अपने तमाम मंत्रियों को वहां पर भेज रही है। अब कहा जा रहा है कि 1 तारीख से यानी 1 नवंबर से वहां पर स्टार प्रचारक भी घूमेंगे। अब स्टार प्रचारक में तो यही सारे हैं, कौन कौन घूमेंगे पता नहीं, पर जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जहां पर जान से मारने की धमकी कभी कोई और दे रहा है तो कभी उम्मीदवार दे रहा है, पता नहीं ये चुनाव की तारीख आते आते 11 नवंबर तक चुनाव किस दिशा में जाएगा। पर जिस दिशा में भी जाएगा, यकीन मानिए ये चुनाव देवली उनियारा से भी ज्यादा उग्र हो सकता है। अगर प्रमोद जैन भाया, जैसा कि प्रमोद जैन भाया के पत्रकार और प्रमोद जैन भाया की मीडिया या फिर प्रमोद जैन भाया के लोग कह रहे हैं कि वो बहुत आगे हैं, इतने आगे हैं कि किसी से पकड़े नहीं जा सकते, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो नरेश मीणा को गुस्सा दिलाएगा। अब नरेश मीणा के पास बड़ा संकट दलित नेता को लेकर है। अब उनके पास युवा नेता दलित कितने हैं जो दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं पता नहीं, पर बीजेपी के पास मेघवाल वोट बैंक है और खटीक वोट बैंक है दलितों में। बैरवा वोट बैंक के लिए प्रेमचंद बैरवा को 2 दिन से वहां पर उतारा गया है, पता नहीं वो कितना इफेक्टिव हो पाते हैं। पर नरेश मीणा ने इतना तो कर ही दिया है कि बैठे बैठाए जो नेता विधानसभा में पहुंचते थे, वहां पर उन्होंने पूरे खेल को गड़बड़ा कर रख दिया है। अब हाड़ौती में भी जो चुनाव लड़ेगा वो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए लड़ेगा, क्योंकि इससे पहले व्यक्तित्व हावी था, पार्टियां हावी थी, जातियां कहीं नीचे थी और उसका जिक्र कभी नहीं हो पाता था। उसके दोनों पहलू हैं। देखिए, एक कहा जा सकता है कि वहां पर जाति विहीन राजनीति होता था जो लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, वहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीब अभी भी बने हुए हैं। अब सामाजिक न्याय का रास्ता है या पता नहीं, पर एक अलग नरेश मीणा उस इलाके में जगा रहे हैं। कितना सफल हो पाते हैं पता नहीं। जो राजनीतिक साम दाम दंड भेद की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ जयपुर ग्रामीण सीट पर भी देखने को मिला था। जब मेरे पास मतदान केंद्र तक जाने का पास था, फिर भी हमें पुलिस ने
रोक दिया था, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार आ गई थी और अंदर डाक मतपत्र खारिज हो रहे थे। कहा गया कि करीब करीब दुगने मतपत्र खारिज हुए हैं जितने वोट से अनिल चोपड़ा हारे हैं। यह भी कहा गया कि राव राजेंद्र सिंह हार मान के जा चुके थे, मगर उन्हें वापस बुलाया गया। वो जीत उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, क्योंकि कहा जाता है कि वो बेहद पढ़े लिखे और एक सुलझे हुए नेता हैं। उन्हें इस तरह की राजनीति आती नहीं जिस तरह के हालात में वो जीते थे। पर कोर्ट को नोटिस भेजना पड़े, चस्पा करना पड़े, अखबार में रखना पड़े, तो क्या प्रत्याशी या सरकार कुछ छुपा रही है? क्या दूध का दूध या पानी का पानी होगा? क्या राहुल गांधी के इस तर्क में दम भी नजर आएगा कि वोट चोरी हुई है? देखिए, वोट चोरी जैसा मसला राजस्थान में कितना दमदार है या नहीं है, मगर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर जो कुछ हुआ था उस दिन और 1 घंटे तक जो कुछ हुआ था, वो निश्चय ही विस्मय करने वाला था और संदेह पैदा करने वाला था। वही बात है कि जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। पर आज मैं जब सुन रहा था राहुल गांधी को, तो यकायक सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी बिहार में ये कह रहे हैं कि बिहार पेपर लीक के दंश झेल रहा है। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। अगले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी आएंगे तो क्या इस मुद्दे को वो राजस्थान में भी दोहराएंगे? इंतजार रहेगा। आज मैं जयपुर के बजाय पुष्कर से आपके साथ जुड़ा था। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।